तो रोमांटिक पोइट्स अब हमारा टॉपिक है। रोमांटिक पोइट्स हमने लास्ट अभी सेपरेट लेक्चर में हमने एक डिस्कशन की है अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ पोइट्री एंड पोइट्स। तो अब हम देखते हैं कि रोमांटिक एज के अंदर जो रोमांटिक पोइट्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो इनकी बेसिक सबसे पहले क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। और द पोइट्स ऑफ द रोमांटिक एज कैन बी क्लासिफाइड इनटू द 3 ग्रुप्स। हमारे पास है 3 बड़े ग्रुप्स। एक तो हमने इसे एक 2 बड़े हिस्सों में भी हमने तकसीम किया हुआ था, जो अर्ली रोमांटिक पोइट्स हैं, फिर लेटर रोमांटिक पोइट्स हैं, ये यंगर ग्रुप्स हैं। लेकिन ओवरऑल हम देखें तो इसे 3 हिस्सों में हम आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। लेक ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज एंड साउथी, ये लेक ग्रुप है। और जो लेक डिस्ट्रिक्ट में जो कि ये तीनों जो हैं पोइट्री की या किसी न किसी हवाले से इनका आपस में रिलेशनशिप है, ये आगे हम डिटेल में देख सकते हैं। द स्कॉट ग्रुप इंक्लूडिंग द कैम्बल एंड द मूर एंड द स्कॉट हिमसेल्फ होगा। एंड द ग्रुप कंप्राइजिंग बायरन, शैली एंड कीट्स, जो लास्ट है द यंगर ग्रुप आप कह लें, या ग्रुप जो है वो लेटर जो पोइट्स हैं। The first 2 groups were distinctly earlier than the third, so we have 2 8 years flood periods of the supremely great poetry, namely 1798 से 1806 and फिर 1816 से 1826, जब बायरन, शैली और कीट्स ने लिखा दोबारा से। Separated by a middle period when by comparison creative energy had ebbed. तो ये इसकी ओवरऑल डिवीजन है, कब कब ज्यादा पोइट्री प्रोड्यूस है और कौन कौन से हम इनको डिवीजन के साथ हम स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे लेक ग्रुप जो है, फिर स्कॉट ग्रुप और फिर यंगर ग्रुप देखेंगे। नंबर 1 हमारे पास द लेक पोइट्स। तो लेक पोइट्स कौन है जी? द लेक पोइट्स फॉर्म्ड अ स्कूल इन द सेंस दैट दे वर्कड इन क्लोज कोऑपरेशन एंड देयर लाइव्स वर स्पेंट पार्टली इन द लेक डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, लेक डिस्ट्रिक्ट के साथ इनकी एसोसिएशन की वजह से इंग्लैंड में जो प्लेस है लेक डिस्ट्रिक्ट, जहाँ वर्ड्सवर्थ की सारी पोएम्स की सेटिंग है, जो आप कह सकते हैं। So only Wordsworth was born there, but all the 3 lived there for a shorter or longer period, linked together by friendship. एक ही जगह पे रहे वर्ड्सवर्थ, सी सिर्फ लेक डिस्ट्रिक्ट में बाय बर्थ वहां के रहने वाले हैं, बाकी जो है वो दोस्ती के रिश्ते में पिरोए हुए हैं, और फिर इन्होंने लेक डिस्ट्रिक्ट में ये रहे भी हैं, सारे दोस्त भी थे साथ साथ, तो इनका एक दूसरे पे इन्फ्लुएंस भी है, इनका एक ग्रुप बनता है। They were still further united by the mutual ardor of their revolutionary ideas in youth and by the common reaction which followed in their riper years. तो यहाँ भी इनके दरमियान एक थ्रेड सिमिलर है। शुरू में ये फ्रेंच रेवोल्यूशन को तीनों ने ही आइडियलाइज किया, और बाद में फिर इन्होंने रीकैंट भी तीनों ने इकट्ठा ही किया है। उससे मायूसी और डिसइल्यूजनमेंट भी इन तीनों को नजर आई है। They held many of the poetic beliefs in common. Wordsworth and the Coleridge lived together for a long time and produced the lyrical ballads by joint effort in 1793. Even romantic movement हमने कहा था स्टार्ट ही इसी बुक से होती है, lyrical ballads से, और वो पब्लिश हुई थी 1798, which is a starting point in time of romantic movement. तो मैनिफेस्टो हमने लास्ट में भी डिस्कस किया था, थोड़ा सा रिवाइज हो जाए तो कोई हर्ज नहीं इस लेक्चर के अंदर भी, इस टॉपिक के अंदर भी। The literary revolution which is associated with their name was accomplished in 1800 when in the second edition of the lyrical ballads Wordsworth and the Coleridge explained further their critical doctrine. उन्होंने सोचा कि इसको और एक्सप्लेन करना चाहिए हमें किस किस्म की पोइट्री है, और शुरू में कुछ पॉइंट तो उन्होंने दिए थे प्रेफेस के अंदर, लेकिन 1800 के अंदर जो प्रेफेस पब्लिश होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसमें और ज्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन मौजूद है अबाउट देयर पोइट्री, एंड दैट इज रियली कॉल्ड द मैनिफेस्टो। और ये रिवाइज होता रहा 1850 तक। डिस्क्राइबिंग द जेनेसिस ऑफ द पोएम्स कंटेन्ड द लिरिकल बैलेट्स। इसके अंदर जो है पोएम्स हैं उनके जेनेसिस क्या है, उनके रूट्स क्या है, उनकी वजह क्या है, उनके ऑब्जेक्टिव क्या है, उनके किस किस्म की पोएम्स हैं। ठीक है, एंड कॉलरिज रोट लेटर इन हिज ग्रेट क्रिटिकल वर्क बायोग्राफिया लिटरेरिया, जो 1817 में आता है, और ये वर्क जो है यहाँ पे हमें पता चलता है आगे के इन दोनों के दरमियान नजरियाती एक इख्तिलाफ मौजूद था। Wordsworth thus registered a protest against the artificial poetic diction of the classical school, which was separated from the common speech.
क्लासिकल स्कूल में आपको पता है कि पोएट जो है वो मेकर होता था, वो बिल्कुल नए सिरे से कोई इमेजिनेशन से क्रिएट नहीं करता था, बल्कि फॉर्म करता था चीज़ों को जो पहले से मौजूद होती थी, उनको इंटरप्रेटर था उनका एक लिहाज से। तो वो बड़ी मेहनत से फॉर्म करता था, जहाँ साउंड का, जहाँ पे रिदम का, हर चीज़ का ख्याल रखा जाता था, मीटर का पूरी तरह से। और वो कॉमन स्पीच से कहते थे पोइटिक लैंग्वेज अलग होती है, लिटरेरी लैंग्वेज और कॉमन लैंग्वेज में एक बड़ी स्ट्रिक्ट लाइन थी। और जो पोइटिकल जो है वो पोएम है, वो इवन अपनी शक्ल सूरत से पहचानी जाती थी कि ये पोएम है, और उसमें मेटाफर, सिमिली, ऑक्सीमोरन और पैराडॉक्सेस और पता नहीं क्या क्या जो है, भारी जो किस्म की फिगर ऑफ स्पीचेस का बड़ा कॉम्प्लेक्सिटी के साथ यूज किया जाता था, पर फ्रीक्वेंटली यूज किया जाता था। और कॉमन मैन की लैंग्वेज उसे बिल्कुल वो सेपरेट कर देता था, उसे अंडरस्टैंड करने के लिए भी काफी नॉलेज और मेहनत रिक्वायर्ड होती थी। लेकिन वर्ड्सवर्थ ने क्या कहा, लैंग्वेज जो है ना वो कॉमन पर्सन की लैंग्वेज को यूज करेंगे। सो इनके पहले पोइट को देखते हैं। लेक ग्रुप के जो पहले पोइट हैं वो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, born in 1770 and died in 1850. He was the greatest poet of the Romantic period. The credit of the originating the Romantic movement goes to him. इसको आप सारा क्रेडिट दे सकते हैं, बल्कि जाता है कि उन्होंने रोमांटिक मूवमेंट का स्टार्ट किया। उसको जो प्रेफेस लिखा था वो एक मैनिफेस्टो भी दिया है इन्होंने पूरी मूवमेंट। He refused to abide by any poetic convention and rules. और सबसे पहला काम ही किसी रोमांटिक्स का ये होता है कि वो रूल्स को फॉलो नहीं करता, ठीक है, किसी कन्वेंशन को फॉलो नहीं करता, ठीक है। इस स्पिरिट को हम रोमांटिसिज्म स्पिरिट कहते हैं, जो एक बागियाना नजरियात होते हैं, जो अपने माशरे के किसी रूल को ये फॉलो ना करें, किसी ट्रेडिशन को फॉलो ना करें। जितने भी रूल्स हैं, ट्रेडिशन है, कल्चर की सारी बाइंडिंग्स हैं, कन्वेंशन हैं, इनको डस्टबिन में अगर आप फेंकते हैं तो आप फिर एक रोमांटिक स्पिरिट रखते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने रिफ्यूज किया कि मैं कोई अबाइड नहीं करना, कोई फॉलो नहीं करना पोएटिक कन्वेंशन एंड रूल्स, एंड फोर्ज्ड हिज ओन वे इन द रेम ऑफ पोएट्री। अपना ही एक नजरिया फोर्ज करना है, एक न्यू प्रिपेयर करना है, क्रिएट करना है। फोर्ज का वर्ड भी हमें इशारा करता है कि भट्टी में जैसे कोई चीज बनती है नए सिरे से। He stood against many generations of the great poets and critics. आप देखेंगे बहुत बड़ी मुखालफत जो है इन्होंने की वर्ड्सवर्थ ने, कि बड़े जायंट जो अभी अभी गुजरे थे, उनके खिलाफ बात करना इतना आसान ना था। जैसे कि आज कोई पोएट खड़े होकर इकबाल और गालिब सब को रिजेक्ट कर दे मुकम्मल तौर पे और एक नई थॉट दे दे, तो बड़ी बात होगी, कितनी अजीब सी लगेगी वरना। सो लाइक ड्राइडन, पोप और जॉनसन, जो अभी अभी लोग तो उन्हीं की पोएट्री पढ़ रहे थे और नई जनरेशन अब आ रही थी सामने, तो वर्क्स और पब्लिश वर्क तो नहीं कि मिल रहे होंगे फ्रीक्वेंटली, लोग इंस्पायर भी होंगे अभी तक उस ट्रेडिशन के साथ, लेकिन उन्होंने फौरन से उनकी मुखालिफत एंड मेड अ वे फॉर अ न्यू टाइप ऑफ पोएट्री। बिल्कुल एक नई किस्म की पोएट्री, बिल्कुल सादा लफ्जों में पोएट्री, कॉमन मैन की जुबान में रखती। बाय डिफाइनिंग पोएट्री एज, जो डिफाइन करते हैं डेफिनेशन ऑफ पोएट्री की प्रॉपर दी है वर्ड्सवर्थ ने प्रेफेस के अंदर, दैट इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ द पावरफुल फीलिंग्स, इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। तो इसको आप थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसका रट्टा मारना पड़ेगा आपको थोड़ा सा, क्योंकि अगर आप जब हम इंटरव्यू वगैरह की प्रिपरेशन करेंगे तो उस वक्त हमें ये चीज़ें ज़्यादा काम आएंगी, क्या क्या चीज़ें हमने याद करनी है। लेकिन फिर भी ये आपकी नज़र के सामने आएगी तो आपको आइडिया हो जाएगा। ऑप्शन लेने में तो कोई मुश्किल नहीं होनी कि क्या डेफिनेशन ऑफ द पोएट्री बाय वर्ड्सवर्थ की है। द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। So he declared, the poet is a man endowed with more lively sensibility, more enthusiasm and tenderness, who has a greater knowledge of human nature and a more comprehensive soul than are supposed to be the common among mankind. He revolted against the dry intellectuality of his predecessors. वो जो ड्राइडन है, पोप और डॉक्टर जॉनसन की जो काम है, जो उनकी सोच है, उन्होंने उसको क्या कहा कि दैट इज a dry intellectuality. तो मेजर वर्क्स को देखते हैं वर्ड्सवर्थ के, जो सबसे लीडिंग हैं जो पोएट हैं रोमांटिक मूवमेंट के। वर्ड्सवर्थ wrote a large number and variety of the lyrics in which he can stir the deepest emotion by the simplest means. Beside lyrics, Wordsworth wrote a number of the sonnets of the rare merit, like Milton, उनके फेमस sonnets में आती हैं। इन्होंने लिरिक्स लिखे, इन्होंने लॉन्ग पोएम्स लिखी हैं, और यहाँ पे आप देखें sonnets में To Milton, Westminster Bridge, The World is Too Much With Us, in which there is a fine combination of the dignity of thought and language. In his odes, as Ode to Duty,
and ode on the limitations of immortality. He gives expression to his high ideals and philosophy of life. अगर आपने पढ़ने इनके ideals और philosophy of life, ode to duty and ode on the intimations of immortality. ये आप साथ साथ याद रखें कि ये किन के काम हैं, कौन से पोइट्स की कौन सी ओड्स और कौन से वर्क्स हैं. यहाँ थोड़ा ट्रिकी रहेगा, थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा रट्टा भी लगाना पड़ेगा. सो मैन इज अ पार्ट ऑफ द नेचर. इनका एक और कॉन्सेप्ट जो अभी हमने खैर शुरू में भी देखा है. In the Immortality Ode, Wordsworth celebrates one of his most cherished beliefs, that our earliest intuitions are the truest and that those are really happy who even in their mature years keep themselves in touch with their childhood. जब हम उसके ख्याल में जब हम चाइल्डहुड में होते हैं तो उस वक्त जो हमारी परसेप्शन होती है, जो उस वक्त तक हमारा जो लॉजिकल जो रीजन है ना, माशरे ने जो रीजन हमें देनी होती है, जो आइडियोलॉजी देनी होती है, तो हमारे जहन में किसी किस्म की आइडियोलॉजी नहीं होती, अभी उन्होंने जड़ें नहीं पकड़ी होती हैं, तो हम रीजन नहीं अप्लाई करते इतने ज्यादा, हम आइडियोलॉजी से नहीं सोचते, बल्कि हम हमारी जो कम्युनिकेशन टू यूनिवर्स होती है वो बिल्कुल नेचुरल होती है. तो ये पॉइंट जो है वर्ड्सवर्थ यहाँ पे सामने लाना चाह रहे हैं. तो हम स्पिरिट ऑफ द जो यूनिवर्स है उससे सही कम्युनिकेट कर रहे होते हैं. और बाद में जब हमारे अंदर रीजन आ जाती है, हमारे अंदर आइडियोलॉजी आ जाती है, अकल से सोचने लग जाती हैं, तो फिर हमारी कम्युनिकेशन ड्रॉप हो जाती है. But Wordsworth was not merely a lyrical poet. He justly claims to be the poet of man of nature and the human life. According to Wordsworth, man is a part of nature. In his poem, Resolution and Independence, the old man and the surrounding make a single picture. Resolution and Independence में हम देखते हैं कि वो सारे एटमॉस्फेयर को, एक पर्सन को, एनवायरनमेंट के साथ वो एक कर देता है. वो कहता है कि ह्यूमन जो है ना वो भी पार्ट ऑफ नेचर है. वी आर आल्सो द part and the parcel of the collective is ultimate nature. Besides the harmony between the man and the nature, the harmony of the Wordsworth's own spirit with the universe is the theme of the Wordsworth greatest nature poems. जैसे कि lines composed a few miles above Tinton Abbey, इस poem के अंदर हम देखते हैं. तो जितने भी works mention हो रहे हैं, जैसे Immortality Ode है, ये lines composed a few miles above Tinton Abbey, तो साथ साथ आपने इसको याद रखना है कि ये किस वर्ड्सवर्थ के कौन कौन से काम है. फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड वर्ड्सवर्थ, इसके साथ क्या रिश्ता रहा वर्ड्सवर्थ का, आप पहले से जान तो चुके हैं, चलिए हम इसका रिवीजन कर रहे हैं. Though in his youth he came under the influence of the ideals of the French Revolution, क्योंकि वही जो स्लोगन था फ्रेंच रेवोल्यूशन का, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और लिबर्टी वाला, वो कैची था और उसके इन्फ्लुएंस में भी आए, क्योंकि आम आदमी की जुबान और आम आदमी की हकूक की बात की जा रही थी. So he was also enthralled by those words, by that slogan. He was soon disillusioned, but later on what happened? He was soon disillusioned on account of its excesses, and they came to the conclusion that the emancipation of the man cannot be affected by the poetical upheavals, but by his living in a simple, natural life. और फ्रांस और जो है इंग्लैंड के ताल्लुकात जो है वो सोशल लेवल पे और पॉलिटिकल लेवल पे उसका भी इम्पोर्टेंट रोल है इन पोइट्स के नजरियात के बदलने में. और फिर नेपोलियन बोनापार्ट का जो है वो हाईजैक कर लेने सारा सिस्टम जो है, उससे भी इनको बड़ी मायूसी हुई. लॉन्गर पोएम्स कौन सी, उनके बारे में थोड़ा सा एक सर्वे कर लेते हैं. वर्ड्सवर्थ इज फेमस फॉर हिज लिरिक्स, जैसे हमने देखे कुछ सोनेट्स एंड ओड्स एंड शॉर्ट डिस्क्रिप्शन पोएम. हिज लॉन्गर पोएम्स कंटेन मच दैट इज प्रोजी एंड अनइंटरेस्टिंग. The greater part of the work, including the prelude and the excursion, was intended for a place in a single greater poem to be called the Recluse. देखो रेक्लूज लिखने का एक प्लान किया था, एक बहुत लॉन्ग एक एपिक लिखने का इन्होंने प्लान किया था, which should treat of the nature, man and society, जिसका ये ट्रीट कर रहे थे. लेकिन इनके the prelude and the excursion वाला पार्ट मेरे ख्याल में लिखा. The prelude treating of the growth of the poet's mind was introduced his work, and the excursion is the second book of the Recluse, and the third was never completed. और तीसरी वर्ड्सवर्थ जो है पूरी कोशिश के बावजूद कंप्लीट ना कर सके. तो रेक्लूज जो है उसके दो पार्ट, द प्रेल्यूड एक अलग पोएम की शक्ल में पब्लिश हुआ और द एक्सकर्जन अलग तरह से है, जो इनके सारे पोएट्स की माइंड कैसे डेवलप होता है चाइल्डहुड वाकया से लेकर ये मैच्योरिटी में अपनी इनर जर्नी लिखते हैं सर. In his later years, Wordsworth wrote much poetry which is dull and unimaginative.
मैं ये नहीं कह रहा, बल्कि ये क्रिटिक्स का ख्याल है कि इन्होंने बाद में जो पोइट्री लिखी है वो इतनी इमेजिनेटिव नहीं है, इतनी इंस्पायरिंग नहीं है, इतनी कैची नहीं है. देयर इज नॉट अ सिंगल लाइन इन दिस पोइट्री व्हिच हैज नॉट गॉट द डिग्निटी एंड द हाई मॉरल वैल्यू व्हिच वी एसोसिएट विद द वर्ड्सवर्थ, हु अकॉर्डिंग टू टेनिसन uttered nothing base. ठीक है, लेकिन ओवरऑल जो है टेनिसन बाद में जो विक्टोरियन पोइट हैं इनके बारे में लिखते हैं कि वर्ड्सवर्थ uttered nothing base. कोई भी इनकी लाइन जो हम उसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, अंडरमाइन नहीं कर सकते, अंडर रेट नहीं कर सकते. सारा कुछ इन्होंने वैल्यूएबल लिखा. लेकिन क्रिटिक्स का ये है कि जैसे जैसे इनकी एज आगे बढ़ी है, आखिरी लाइफ में कोई ज्यादा मेच्योर वर्क नहीं कर सके, जबकि अकली तौर पर वो जितने मेच्योर होते गए उतने हम कहते हैं कि उनकी इमेजिनेटिव पावर की डाउन होती. सेकंड हमारे पास पॉइंट है जी सैमुअल टेलर कॉलरिज, जो इनके बड़े अच्छे दोस्त थे और बाद में इनकी दोस्ती खराब भी हो गई है. सो द जीनियस ऑफ द कॉलेज वाज complementary to that of the Wordsworth. While Wordsworth dealt with naturalism, which was an important aspect of the Romantic movement, Coleridge made the supernatural his special domain, which was an equally important aspect. अगर उनका naturalism domain है तो इनका supernaturism domain है. तो इनके जो है वो पोइट के क्रिएटिव पावर के बारे में जो इख्तलाफी नोट है वो भी हमने डिस्कस कर लिया पहले भी, जहाँ पे जो है वो कॉलेज समझते हैं कि आउट ऑफ वर्ल्ड जो बिल्कुल कोल्ड और डेड है, और ये पोइटिक पावर ऑफ इमेजिनेशन है जो उसे जिंदगी देती है. तो इंसान जो है ना वो जो पोइट है सॉरी उसके अंदर पावर होती है लाइफ जो है देने की, और वो क्रिएट करता है इन चीज़ों को देखकर. और लेकिन वर्ड्सवर्थ का ख्याल था कि जो नेचर है वो लिविंग है, वो जिंदा है, वो उसके अंदर एक सोल है, और जो पोइट होता है वो इससे कम्युनिकेट करता है और वहां से इंस्पिरेशन ले सकता है, उसको समझ सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है. जबकि कॉलरिज का ख्याल था कि बाय लाइफ डेड है, इनएनिमेट है, और उसे पोइट लाइफ देता है. इन हिज यूथ कॉलरिज केम अंडर द स्पेल ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन. वही बिल्कुल जिस तरह वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज और ये सारा लेक ग्रुप की एक ही स्टोरी है फ्रेंच रेवोल्यूशन को लेकर के, एंड द हाई होप व्हिच इट हेल्ड आउट फॉर द इमेंसिपेशन ऑफ ऑप्रेस्ड सेक्शन ऑफ द मैनकाइंड. तो शुरू में ये अपने लिहाज से सच्चे थे कि जो ऑप्रेस्ड क्लास है, जो दुनिया में गरीब लोग हैं, उनकी इमेंसिपेशन हो रही है, तो पावर नीचे की तरफ आ रही है. लेकिन बाद में क्या हुआ, कि वो मायूस हुए जो एक्सेसेस कमिट की रेवोल्यूशनिज्म, और फिर उन्होंने जो एक एक्सपेंशनिज्म, एक एम्पायर बनाने का प्लान जो नेपोलियन बोनापार्ट ने स्टार्ट किया, उससे इंग्लैंड के साथ ज़ाहिर इनकी लड़ाई स्टार्ट. He gave poetic expression to his political aspiration in religious musings, destiny of the nation, and ode to the departing year. तो इनके जो पॉलिटिकल नजरियात हैं सैमुअल टेलर कॉलरिज के, एसटी कॉलरिज के, अगर आप वो पढ़ना चाहते हैं तो फिर इनकी जो पॉलिटिकल जो राइटिंग है, जो रिलीजियस राइटिंग है, वो दोनों मिक्स करें तो वो बनेंगे रिलीजियस म्यूजिंग्स, डेस्टिनी ऑफ द नेशन, एंड ओड टू द डिपार्टिंग ईयर. 1796 में पब्लिश होती है. एडिक्शन टू द ओपियम. एसटी कॉलेज के साथ एक ट्रबल भी थी, एक प्रॉब्लम भी था उनको. प्रॉब्लम था उनको जोड़ों का इशू था, और उस जमाने में अभी मॉडर्न डे की जो पेन किलर हैं जैसे ब्लूफेन और डिक्लोफेन है, इस तरह के सॉल्ट अभी इन्वेंट नहीं हुए थे, और जो जिसमें ड्रग इफेक्ट इतना ज्यादा नहीं होता और आप दर्द को भगा सकते हैं. लेकिन उस जमाने में जो पेन किलर यूज होती थी वो ओपियम की डोज दी जाती थी. डॉक्टर ओपियम यूज किया करते थे. मेडिसिन में भी इतनी ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई थी. तो कॉलरिज को जो है वो लगातार वो मेडिसिन लेनी पड़ती थी ओपियम की, जिससे आहिस्ता आहिस्ता वो एडिक्टेड हो गया ओपियम. यानी ऐसा तक हो गया कि उसे बाद में रेगुलर डोज लेनी थी, चाहे पेन है या नहीं, लेकिन अब एक नया प्रॉब्लम आ गया था एडिक्शन से. और उसमें इस चक्कर में क्या हुआ कि ओपियम की डोज लेकर वो कई दफा पोइट्री के बारे में सोच रहा होता था, और बहुत सारी कहते हैं पोएम है जैसे कुबला खान वगैरह. तो कुबला खान तो कम्प्लीटली जो है वो उन्होंने ड्रीम में जो है वो कंपोज की, और कहते हैं कि काफी लंबी पोएम उन्होंने कंपोज की थी, लेकिन जब होश आया तो पता चला कि वो तो सो रहे थे, और नींद में उन्होंने तो कुछ लिखा ही नहीं. तो फिर उन्होंने जब पेन उठाया, पेपर लिया, तो उन्हें सारी चीजें याद नहीं आई. कोई 40 लाइनें या 44 लाइनें शायद इतनी है जो वो रिकॉल कर पाए. तो इस तरह बहुत सी जो है इनकी पोइट्री वो फ्रेगमेंट्स में है.
तो इस स्लाइड को भी देख लेते हैं. But like Wordsworth, he also began to think differently after the excesses of the revolution. तो revolution के बारे में इनका नजरिया जैसे हमने बात की वो चेंज हो गया ऐसा ऐसा. This change of thought is shown in his beautiful poem France and Ode. तो फ्रांस एंड वोड भी इनकी पोइम है जो इनके नजरियात बदलते हुए नजरियात के बारे में आप समझ सकते हैं. विच ही हिमसेल्फ कॉल्ड रिकेंटेशन. रिकेंटेशन मतलब रिकेंट हो गए, वापस हो गए, छोड़ दिया, डिसइल्यूजन हो गए. आफ्टर दैट ही लाइक वर्ड्सवर्थ बिगन टू सपोर्ट द कंजर्वेटिव कॉज. Coleridge was a man of the gigantic genius, but his lack of willpower and addiction to the opium prevented him from accomplishing much in the realm of poetry. अगर शायद इनको ये ओपियम का इशू ना होता, ड्रग प्रॉब्लम ना आता, तो ये भी और ज्यादा अच्छी पोइट्री कर सकते थे. Whatever he has written, whatever he has written, though of a high quality, is fragmentary. Fragmentary होता है जब कोई complete ना हो, ठीक है, incomplete इनके works हैं सारे. It was, however, in the fields of the theology, philosophy, and the literary criticism, they had exercised a tremendous and lasting influence. ठीक है, इनके नजरियात से बहुत ज्यादा जो इफेक्ट हुए हैं नॉलेज की ब्रांचेस, इन्होंने थियोलॉजी में इन्फ्लुएंस किया, इन्होंने फिलोसफी में इन्फ्लुएंस किया है, और इन्होंने क्रिटिसिज्म, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, बायोग्राफी लिटरेरी आपको पता है वो भी इन्होंने लिखी है. बेस्ट पोइम्स जो हैं कॉलरिज की, उनको अब अलग से देखते हैं. His two best known poems are The Ancient Mariner and The Christabel, which represent the high watermark of supernaturalism. As some of the best poems of the Wordsworth represent the triumph of naturalism in English poetry. तो सुपरनेचुरलिज्म और नेचर, सुपरनेचुरल अगर आपने देखना है, ट्रायम्फ ऑफ सुपरनेचुरलिज्म अगर आपने देखना है, जो मार्क है, ट्रेड मार्क है, समझ लें इसका वाटर मार्क है, या आप इसे वॉच वर्ड इसका कह सकते हैं, सेंट्रल वर्ड है, इनका स्लोगन इसे है सुपरनेचुरलिज्म. तो वो आपको इन दो बड़ी पॉइंट्स में लाजमी तौर पे नजर आएगा. द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर हमने अपने एमफिल के प्रोग्राम में पढ़ी थी. वेरी ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन है किस तरह के वो एक वेडिंग के दौरान एक बंदा कहानी सुनाता है और वो क्यों कहानी सुनाने पर मजबूर है, और किस तरह उसके साथ जर्नी करते हुए क्या कुछ उसके साथ होता है. तो आप इस पॉइंट को पढ़ सकते हैं, बड़ी खूबसूरत स्टोरी है. इन द एंशिएंट मैरिनर, व्हिच इज अ पोएटिक मास्टरपीस, Coleridge introduced the reader to the supernatural realm with the phantom ship, a crew of the dead men, and the overwhelming curse of the albatross. और albatross की killing बड़ी बड़ी sad है. जब इसके पास कोई भी नहीं होता, उस बंदे के पास शिप के अंदर कोई ह्यूमन नहीं होता, तो albatross एक बर्ड है जो रहता है आर्कटिक एरियाज के अंदर, जो जहाँ पे समुद्र बर्फ की शक्ल में है, नॉर्थ साउथ पोल जो है, उन इलाकों में जो एक बर्ड होता है वो एल्बाट्रॉस होता है. तो वही सिर्फ आया करता है, और ये फिर एक दिन क्या होता है कि अचानक उसे मार देते हैं. तो यहाँ पे हमने देखा कि क्यों इंसान जो है वो इस तरह से समटाइम बड़े डीप इंसानी जो है एक्शंस हैं उनको प्रोव करने की कोशिश की गई. हम सडनली समटाइम एक्ट करते हैं, अनरीजनेबल कुछ एक्ट कर जाते हैं. फिर वो इस कहानी के थीम वगैरह हम इस पे नहीं जाते, लेकिन एल्बाट्रॉस का जिक्र जो है वो है एंशिएंट मैरिनर के अंदर. ये जो मैरिनर है, एंशिएंट मैरिनर का मतलब है ओल्ड मैरिनर. ओ अच्छा, द कर्स ऑफ द एल्बाट्रॉस एंड द पोलर स्पिरिट हमें वहां पे मिलेंगे. द मैजिक ब्रीज एंड द नंबर ऑफ द अदर सुपरनैचुरल थिंग्स एंड हैपनिंग. और जब एल्बाट्रॉस को ये मारता है तो पूरी नेचर जो है हर्ट होती है, नाराज होती है और कर्स देती है इसको कि हर चीज ऐसे बिल्कुल जो है वो बर्फ बन जाती है. समझे, शिप जो है एक जगह स्टिल हो जाता है, कोई जो है इसकी लिबरेशन नजर नहीं आती. और अल्टीमेटली वो भी एक बड़ा खूबसूरत इंसिडेंट है कि जब सांपों को ये देखता है एंशिएंट मैरिनर, तो इसको ख्याल आता है कि ये कितने खूबसूरत है, और इतनी सी बात पे नेचर जो है उस पर मेहरबान हो जाती है कि देखो इसने मेरे सांपों की इसने तारीफ कर दी. तो जो है वो नेचर जो है अपना रवैया बदल लेती है फौरन. एंड द नंबर ऑफ द अदर सुपरनैचुरल थिंग्स हमें वहां मिलते हैं, जैसे स्पिरिट्स का मिलना, वो लाइफ एंड डेथ का में नजर आना, और डेथ का नजर आना, और इस तरह की सारी सुपरनैचुरल थिंग्स. And the polar spirits came up, and the magic breeze, and the number of the other supernatural things and happenings, but he manages to create a sense of absolute reality concerning these manifest absurdities. इसका जो मास्टरपीस है वो राइम ऑफ, पूरा नाम है इसका द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर. एंशिएंट मैरिनर के ऊपर थोड़ी सी और बात कर लेते हैं. With that supreme art which ever seems artless, Coleridge gives us glimpses from the time to time of the wedding feast to which the mariner has been invited.
The whole poem is wrought with the color and the glamour of the Middle Ages, and yet Coleridge makes no slavish attempt to reproduce the past in a mechanical manner. ठीक है, बिल्कुल जो मिडिल एजेस वाला स्टाइल है वो भी हमें इस पोएम में नहीं मिलता, बल्कि क्रिएटिव वे में वो एक नई चीज क्रिएट करता है। बिल्कुल जैसे हम कह रहे हैं, इनकी फिलॉसफी भी हमें बिल्कुल नहीं लगती है। The whole poem is the baseless fabric of a vision, a fine product of the ethereal and the subtle fancy of a great poet. तो फैंसी और इमेजिनेटिव पावर अगर आपको चेक करनी है तो राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर पढ़िएगा, बल्कि आप में से मैं किसी को कहूंगा कि वो इसको ले ले और प्रेजेंट करे, क्योंकि इंपॉर्टेंट वर्क्स को हम जाएंगे, इनसाइड जाएंगे, क्योंकि इनके इनसाइड से क्वेश्चन आया करते हैं। एक और पोएम है जी क्रिस्टाबेल, क्रिस्टाबेल विच इज फ्रैगमेंट अगेन, वही ओपियम जो है उसकी डोजेस के असरात की वजह से कंप्लीट नहीं होती थी चीजें। Seems to have been planned as a story of a pure young girl who fell under the spell of a sorcerer. जैसे स्टोरी है about a young girl जो एक जादू के असर में आ जाती है। It has a supernatural terror of the popular hysterical novels. The whole poem is suffused in medieval atmosphere and everything is vague and indefinite. Like the Ancient Mariner, it is written in homely and simple diction and a style which is spontaneous and effortless. Spontaneous और full of thought है, imagination है, creation है, और supernatural beings आपको वहाँ पे मिलेंगी, और मिडिल एजेस वाला एक एटमॉस्फेयर मिलेगा। क्रिस्टाबेल। उसके बाद कुबला खान है, यकीनन आपने पढ़ रखी होगी, शायद ही कोई हो लिटरेचर जिसने कुबला खान ना पढ़ी हो। कुबला खान is another fragment in which the poet has, this is again a fragment है, मैंने आपको पहले शायद स्टार्ट में बता दिया, तो इन्होंने ड्रीम में ये सारी कंपोज की थी, और जब होश में आए जागे पता चला कि वो तो सो रहे थे, तो सारी पोएम नहीं लिख पाए। Poet has painted the gorgeous oriental dream picture है ये, the oriental king जो कुबला खान है, चाइना के पुराने टाइम में जाते हैं, जो एक जो है वो डोम, एक बहुत बड़ा पैलेस जो है वो बनाने का ऑर्डर करते हैं। The whole poem came to Coleridge in a dream one morning when he had fallen asleep, and upon awakening he began to write hastily, but he was interrupted after 54 lines. 44 कह रहा था, actually there were 54 lines were written and it was never finished. और उसके बाद ये कभी उसको ना कर सकते, वहाँ इंटरप्ट भी हो गए और कुछ नहीं, बाद में बिल्कुल याद भी नहीं आया, शायद फौरन लिखते तो शायद लिख ही लेते। कुछ और poems, though Coleridge wrote a number of the other poems जैसे Love, The Dark Lady, Youth and Age, Rejection and Ode, which have grace, tenderness, and the touches of the personal emotion, and the number of the poems full of very minute description of the natural scenes, yet his strength lay in his marvelous dream faculty. फिर जो है ओपीएम के एहसास से भी खैर वो ड्रीम में ही रहते थे, तो ड्रीम जो है वो साथ उनकी पोएट्री में मिलते हैं। And his reputation as a poet rests on the Ancient Mariner, the rhyme of Ancient Mariner, Christabel, and the Kubla Khan, where he touched the heights of the romantic poet. ये तीन बड़ी poems हैं, यहाँ पे हमें ये इनकी जो क्रिएटिव फैकल्टीज हैं वो अपनी हाइट पे नजर आती हैं। रॉबर्ट साउथी हैं जिनके तीसरे ग्रुप के मेंबर। He was the third poet of the group of the Lake poets. Unlike Wordsworth and the Coleridge, he lacked higher quality of the poetry, and his achievement as a poet is not much. उन दोनों के लेवल के ये पोएट नहीं है जो हमें लेवल नजर आता है वर्ड्सवर्थ और कॉलेज का। He was a voracious reader and voluminous writer. His most ambitious poems, Thalaba, The Curse of Kahama, Madoc, and Roderick, are based on mythology of the different nations. तो इनका जो बेसिक डोमेन है वो mythology है, different nations के इन सारे काम में आपको नजर आएगा। He also wrote a number of the ballads, the short poems of which the best known is about his love for the books. My days among the dead are past, for example. But he wrote for better prose than poetry, and his admirable Life of Nelson remains a classic. इनका वर्क है, प्रोज वर्क है, लाइफ ऑफ नेल्सन, क्लासिक समझा जाता है। एज ए पोएट ये उतने ज्यादा कामयाब नहीं थे, एज कंपैरिजन हम कह सकते हैं इतने बड़े नहीं थे, लेकिन एक अच्छी आत है। He was made of the poet laureate in 1813, and after his death in 1843, Wordsworth held this title. ठीक है, पोएट लॉरिएट भी रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको, जैसे सेशन खत्म होगा, आप पर एक क्वेश्चन है, और वो ये है कि इंग्लिश के पहले पोएट लॉरिएट कौन है। तो अपने टाइम पे रॉबर्ट साउथी भी रहे, और साउथी 1813 में बने, और 1843 में वर्ड्सवर्थ को ये टाइटल मिला।
पोएट लॉरिएट का। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि वर्ड्सवर्थ से बड़े ऑथर नहीं थे, लेकिन पोएट लॉरिएट होना एक पॉलिटिकल टाइटल है। तो यहाँ तक जो है ना ये एंड हो जाता है हमारा लेख ग्रुप।